प्रतापनगर से थोड़ी दूरी पर एक नदी बहती थी। नदी के पार एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर, जहां पर बहुत से मछुआरे रहते थे। एक मछुआरा जिसका नाम ज्ञानवीर था। ज्ञानवीर बहुत मेहनती था, पर ज्ञानवीर और उसकी पत्नी को एक ही दुख था कि शादी के कई सालों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। सबके भाग्य में संतान सुख होता है, बस हमारे भाग्य में ही नहीं। पुष्पा, तेरी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसमें हम दोनों का क्या दोष जो हमारे औलाद नहीं है। इसकी वजह से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। हमें जिंदगी को जीना ही पड़ेगा। एक दूसरे के सहारे ऐसे ही जिंदगी काट लेंगे। सोच लेंगे हमारे भाग्य में ईश्वर ने यही लिखा है। ज्ञानवीर और पुष्पा ईश्वर की मर्जी समझकर अब इस चीज को समझ चुके थे कि अब उनकी किस्मत में संतान सुख नहीं है। इसलिए दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी काट रहे थे। एक दिन ज्ञानवीर मछलियां पकड़ने के लिए नदी के तट पर पहुंचा, पर जैसे ही वो जाल नदी में फेंकने लगा तो उसकी नजर जाल के फटे हुए हिस्से पर गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मछली पकड़ने का जाल तो फट गया। अब अगर मछली जाल में आएगी तो भी बाहर निकल जाएगी। लगता है जरूर ये चूहों का काम है। उन्होंने ही रात में जाल को उतर दिया होगा। पर थोड़ी बहुत मछलियां तो पकड़ कर ले जानी ही होंगी। कोशिश करके देखता हूँ। एक दो मछली भी फंस गई तो बार बार जाल डाल दूंगा, कुछ तो आएगी। ज्ञानवीर ने कई बार कोशिश की, पर हर बार उसके हाथ में खाली जाल ही आ रहा था। दोपहर हो चुकी थी। सारे मछुआरे अपनी अपनी मछलियां लेकर बाजार की ओर निकल पड़े, पर ज्ञानवीर अभी तक खाली हाथ ही था। बस एक बार और जाल नदी में फेंक कर देखता हूँ। अगर इस बार भी मछली नहीं फंसी तो कल नया जाल लाकर ही काम करूंगा। इस जाल से तो कुछ नहीं होगा, ये तो बेकार हो गया है। ज्ञानवीर ने एक आखिरी कोशिश की और पूरे जोर के साथ नदी में जाल फेंका। अचानक ज्ञानवीर के जाल में हलचल होने लगी। उसका जाल भारी हो गया, पर अचानक जाल में कुछ ऐसा फंसा देखकर इतना बड़ा अंडा किस मछली का होगा? जरूर किसी बड़े समुद्री जानवर का अंडा है। आज के भोजन में इसे ही पका लेंगे। अब तो नया जाल खरीद कर ही मछली पकड़ूंगा। ज्ञानवीर अंडा लेकर घर आ जाता है। अरे, ये इतना बड़ा अंडा कहाँ से लाए? आज नदी पर जब मछलियां पकड़ने लगा तो जाल कटा हुआ था। मछलियां तो पकड़ में नहीं आ रही थी। न जाने किसी समुद्री मछली या जानवर का ये अंडा जाल में फंस गया। सोचा आज इसे ही पका कर खा लेंगे। कमाई तो कोई हुई नहीं, पर रात की रोटी का भी तो इंतजाम करना था। जा तो ये अंडा पका ले, दोनों मिलकर खाएंगे। पर ये अंडा तो बहुत बड़ा है, मेरे अकेले से टूटने वाला नहीं है। तुम भी इसमें मदद करो, दोनों मिलकर इस अंडे को तोड़ते हैं। ज्ञानवीर और पुष्पा जैसे ही अंडे को तोड़ते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। अंडे में एक बेहद ही सुंदर, प्यारी सी रेशमी वस्त्रों में सजी हुई बच्ची सो रही थी। अंडे में बच्ची को देखकर ज्ञानवीर और पुष्पा घबरा जाते हैं। अंडे में इंसानी बच्चा, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है भगवान ने हमें इस बच्चे के रूप में संतान दे दी। इस बच्ची ने अंडे से जन्म लिया है। सुनो जी, मुझे कुछ नहीं पता। अब ये हमारी बच्ची है, ये हमें मिली है, हम इसे पालेंगे। बच्ची खिलखिलाकर ज्ञानवीर और पुष्पा को देखने लगी। तुम ठीक कह रही हो पुष्पा। जरूर ये बच्ची भगवान ने ही हमारे लिए भेजी है। इसके आने से हमारे भाग्य में संतान का सुख आया है। इसीलिए आज से इसे हम भाग्यवती बुलाएंगे। हमारी भाग्यवती? हाँ, भाग्यवती नाम बहुत सुंदर है। मेरी लाडली, मेरी प्यारी, मेरी बच्ची, मेरी भाग्यवती, हम तुझे खूब प्यार देंगे। सुनो जी, बच्ची भूखी है, तुम बाजार से जल्दी जाकर इसके लिए दूध ले आओ। मैं तब तक इसके लिए झूला बांध देती हूँ। पूरे गांव में लड्डू भी बांटेंगे। हमारे घर हमारी बेटी का जन्म हुआ है, ये खुशखबरी हम गांव वालों को भी तो देंगे ना। पुष्पा, क्यों नहीं, मैं अभी हलवाई से लड्डू लेकर आता हूँ। हम पूरे गांव में लड्डू बांटेंगे। आज तो बहुत खुशी का दिन है। मैं अभी सारा सामान लेकर आता हूँ। भाग्यवती के आ जाने से ज्ञानवीर और पुष्पा की जिंदगी में नई खुशियां आ गई। उनके जीवन की कमी पूरी हो गई। ज्ञानवीर और पुष्पा दोनों मिलकर अपनी बेटी भाग्यवती की खूब देखभाल करते थे। धीरे धीरे भाग्यवती थोड़ी बड़ी हुई। उसकी मीठी मीठी बातों से पूरे घर में चहल पहल रहती थी। बापू, मुझे भी मछलियां पकड़नी सीखनी है, मैं भी आपके साथ नदी पर चलूंगी। नहीं नहीं बिटिया, मैं तुझे नदी पर नहीं जाने दूंगी। नदी का पानी बहुत गहरा है, मुझे बहुत डर लगता है तुझे वहां भेजते हुए। मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। नाम भी मत लेना नदी पर जाने का। बापू, माँ मुझे कभी भी नदी पर नहीं जाने देती। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ बापू, माँ को बोलो ना, मैं वहां पर कोई शरारत नहीं करूंगी, बस आपको मछलियां पकड़ते हुए देखूंगी। अच्छा ठीक है, रोना नहीं, चुप हो जा।
पुष्पा चिंता मत कर, मैं भाग्यवती का ख्याल रखूंगा। अगर आज मैं इसे नदी पर नहीं ले गया तो सारा दिन उदास रहेगी, और तू तो जानती है भाग्यवती के चेहरे पर हम दोनों उदासी नहीं देख सकते। ये तो हमारे दिल का टुकड़ा है, हमारी राजकुमारी है। हमारी खुशियां हमारी बच्ची से ही जुड़ी हुई है। घबरा मत, अपने मन का डर निकाल दे। जब भगवान ने हमारे जीवन में भाग्यवती को भेजा है तो वही तो हमेशा हमारी भाग्यवती का ख्याल रखेंगे ना। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमारी भाग्यवती को सदैव सकुशल रखेंगे। अब मेरी और भाग्यवती की रोटी बना दे, हम दोनों बाप बेटी आज नदी पर मछलियां पकड़ने जाएंगे। क्यों बिटिया? पिता की बातें सुनकर भाग्यवती के चेहरे पर खुशी आ गई। धीरे धीरे समय बीता और भाग्यवती बड़ी हो गई। ज्ञानवीर की अब उम्र हो चुकी थी, इसलिए भाग्यवती ही नदी पर मछलियां पकड़ने जाती थी। एक दिन भाग्यवती नदी पर मछलियां पकड़ रही थी। अचानक उसने नदी में किसी को डूबते हुए देखा। भाग्यवती को तैरना आता था। उसने बिना देर किए नदी में छलांग लगाई और डूबते हुए एक लड़के को बचा लिया। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि प्रताप नगर के राजा वीरभान सिंह का बेटा दिग्विजय था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मैं प्रताप नगर का राजकुमार दिग्विजय। मैं भ्रमण पर निकला था और चलते चलते अचानक बेहोश होकर नदी में गिर गया। फिर आपने मुझे बचाया, वरना आज मेरा बचना मुश्किल था। मैं आपको अपने पिताश्री से मिलवाऊंगा। तुमने मुझे बहन कहा है, तुम्हारी सेहत में सुधार होगा और तुम्हारे पिताश्री से मैं जरूर मिलूंगी। अगले दिन दिग्विजय भाग्यवती और उसके माता पिता को महल में बुलाता है। बातों ही बातों में जब राजा वीरभान को पता चलता है कि भाग्यवती का जन्म एक अंडे से हुआ है, तो ये बात सुनकर राजा वीरभान सिंह और रानी सत्यवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाग्य ने हमें हमारी बेटी से मिला दिया। दिग्विजय, भाग्यवती तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हारी बड़ी बहन है। महारानी सत्यवती को पिछले जन्म का एक श्राप था, जिसमें महारानी सत्यवती को पहली संतान एक अंडे के रूप में पैदा होनी थी, पर श्राप के कारण 22 वर्षों तक अंडे ने जन्म लेने वाली हमारी राजकुमारी हमसे दूर रहेगी। ये बात हमें पहले ही पता थी। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा भाग्यवती, पर हम ये नहीं जानते थे कि तुम हमें कहाँ मिलोगी। शायद श्राप की वजह से हम इतने वर्ष तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। हमारी बच्ची हमें मिल गई। हमें भगवान ने हमारी राजकुमारी, हमारी बेटी से मिला दिया। अपने माता पिता और भाई से मिलकर भाग्यवती भी बहुत खुश होती है। राजकुमारी भाग्यवती इस महल में खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। विशाल नगर में राजा कृष्णदेव राय राज्य करते थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक चिंता थी कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सोमलता भी इस बात से बहुत दुखी थी। एक बार सोमलता अपने बाग में एक तालाब के पास टहल रही थी। वहीं एक सांप एक मेंढक को निगलने के लिए उसके पीछे पड़ा था और मेंढक टर्र टर्र की आवाज से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। अरे, ये इतनी तेज आवाज! ये तो किसी मेंढक के शोर की आवाज है। ये सांप इसे खा जाएगा। मुझे इस मेंढक को बचाना होगा। रानी एक डंडे की सहायता से सांप को डराती है और सांप मेंढक को छोड़कर झाड़ियों में भाग जाता है। शुक्रिया रानी, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। नहीं तो मेरी पत्नी और बच्चे मुझे वापस न लौटा देख बहुत दुखी होते। आज तुमने मेरी जान बचाई है। भगवान करे तुम्हारे मन की इच्छा जल्दी पूरी हो। इतना कहकर वो मेंढक वापस तालाब में चला गया। रानी की तो एक ही इच्छा थी कि उसे संतान सुख की प्राप्ति हो, और मेंढक के कहे अनुसार रानी की इच्छा जल्दी पूरी हो गई और वो गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात रानी ने एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। महारानी, हमारी बेटी के नामकरण समारोह में हम दूर दूर के राज्यों में सभी को आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूँ हम परीलोक की सभी परियों को अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करें। ये तो बहुत उत्तम विचार है महाराज। तो ठीक है, मैं दूर दूर के राज्यों में सभी राजा महाराजा को आमंत्रित करने के लिए सेनापति को भेज देता हूँ और परीलोक में भी सबको आमंत्रित करता हूँ। राजा कृष्णदेव राय परीलोक में सभी परियों को आमंत्रित करने चले जाते हैं, पर भूल से वो काली परी को आमंत्रित करना भूल जाते हैं। राजकुमारी के नामकरण संस्कार पर सभी परियां और दूर दूर के राजा महाराजा शामिल होते हैं। काली परी जब सब परियों को वहां गया देखती है तो वो क्रोध में आ जाती है और राजमहल पहुंचती है। राजा कृष्णदेव राय, तुमने सब परियों को आमंत्रित कर दिया पर मुझे बुलाना भूल गए। काली परी, ऐसी बात नहीं है, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। जब मैं परियों को आमंत्रित करने गया था तब आप मुझे महल में दिखाई नहीं दी। मैं कुछ नहीं जानती, इस भूल की कोई क्षमा नहीं है। तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया
मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को श्राप देती हूँ कि ये इसी समय काली हो जाए, इसका रंग काला हो जाए और कोई भी इसे पसंद न करे। नहीं नहीं काली परी, ऐसा मत करो, मेरी बेटी का इसमें कोई दोष नहीं, तुम मेरी फूल सी बच्ची को क्यों सजा दे रही हो? काली परी, मेरी भूल की सजा मेरी बेटी को मत दो, इसे श्राप मुक्त कर दो। राजा और रानी काली परी से क्षमा मांगने लगे और बाकी परियां भी काली परी को समझाने लगी। तब काली परी बोली, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, पर इसका असर कम कर सकती हूँ। राजकुमारी का कालापन सिर्फ तभी दूर होगा जब कोई राजकुमार खुद राजकुमारी को इसी रूप रंग के साथ पसंद करेगा और उससे शादी करने के लिए कहेगा। उसी समय राजकुमारी वापस अपने रंग रूप में आ जाएगी। इतना कहते ही काली परी वहां से चली गई। राजकुमारी के नामकरण संस्कार की विधि संपूर्ण हुई और राजकुमारी का नाम काजल रखा गया। उसके पश्चात सब मेहमान अपने अपने देश वापस चले गए। धीरे धीरे राजकुमारी काजल बड़ी होने लगी। काले रंग की वजह से सब लोग राजकुमारी का मजाक उड़ाते थे और उससे नफरत करते थे। राजकुमारी काजल, तुम कितनी काली हो, तुम पर तो कोई भी वेशभूषा सुंदर ही नहीं लगती। अगर ये इतने सुंदर सुंदर कपड़े और गहने हमारे पास होते ना, तो हम तुमसे ज्यादा सुंदर लगती। अरे राजकुमारी काजल को कुछ मत कहो, नहीं तो ये राजा रानी को हमारी शिकायत लगा देगी। हमारे माता पिता ने मना करा है कि हम राजकुमारी के साथ ना खेलें, नहीं तो राजा रानी हमें सजा दे देंगे। चलो चलो, हमें इसके साथ नहीं खेलना। नहीं, मैं माताश्री पिताश्री को कुछ नहीं कहूंगी, तुम सब मेरे साथ खेलो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, रुको। राजकुमारी काजल की बात कोई भी सहेली नहीं सुनती, वो सब वहां से चली जाती हैं। राजकुमारी काजल रोती हुई महल में आती है। माँ, मेरा रंग काला क्यों है? मेरी कोई सहेली मेरे से बात नहीं करती, सब मुझसे नफरत करते हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हम दूसरों को नहीं समझा सकते, पर हम अपने आप को तो समझा ही सकते हैं ना। इसलिए किसी बात को अपने मन पर मत लगाओ और तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। राजकुमारी काजल इसी बात को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारी काजल बड़ी हो गई। राजा और रानी चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह हो, पर राजकुमारी के काले रंग की वजह से सारे राजकुमार उससे रिश्ते के लिए मना कर देते थे। क्या करें महारानी, हमारी बेटी से कोई भी राजकुमार शादी के लिए हाँ नहीं करता। उसके काले रंग को देखकर सब राजकुमार उससे विवाह के लिए मना कर देते हैं। इस बात की चिंता तो मुझे भी सता रही है। काली परी के श्राप से कब और कैसे मुक्त होगी हमारी बच्ची, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे राजकुमारी काजल है कहाँ? आज वो सुबह से ही दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ जाना है, अपना मन हल्का करने के लिए वो जंगल में शिकार पर निकली है, और तो कोई उसका साथी है नहीं, इसलिए वो अकेली ही अपने दुख को मन में दबाए मन बहलाने शिकार पर चली जाती है। अरे राजकुमारी काजल कहाँ गई? लगता है वो किसी जानवर का पीछा करते हुए आगे चली गई हैं। अब तो एक ही रास्ता है, हम यहीं नदी किनारे बैठकर उनका इंतजार करते हैं। राजकुमारी काजल घोड़े पर सवार धनुष बाण हाथ में लिए शिकार का पीछा कर रही थी। अचानक राजकुमारी ने देखा एक नौजवान दो शेरों के बीच घिरा हुआ है और वो नौजवान निहत्था है। शेर उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी राजकुमारी काजल उनके बीच जमीन पर तीरों की बौछार से उन्हें डराती है, जिससे डरकर दोनों शेर जंगल की ओर भाग जाते हैं। लाइए, हाथ दीजिए, आप ठीक तो हैं? जी शुक्रिया, बस थोड़ी सी देर हो जाती तो मैं इन दोनों का भोजन बन चुका होता। वैसे मेरा नाम जयचंद है, मैं पास के राज्य कुशलगढ़ का राजकुमार हूँ। और आपका परिचय? राजकुमारी काजल जयचंद को अपना परिचय देती है। धीरे धीरे जयचंद और राजकुमारी काजल में दोस्ती हो जाती है। राजकुमारी काजल को जयचंद का साथ बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी मन ही मन जयचंद को प्यार करने लगती है, पर राजकुमारी को डर था कि कहीं सभी राजकुमारों की तरह जयचंद भी राजकुमारी को विवाह के लिए मना न कर दे। इसलिए राजकुमारी काजल ने जयचंद से दूरी बनाना ही ठीक समझा। आज 5 दिन हो गए, राजकुमारी काजल मुझसे मिलने नहीं आई। सब ठीक तो होगा? कहीं राजकुमारी काजल का स्वास्थ्य तो नहीं खराब हो गया? मुझे उनके राज्य में जाकर उनका हालचाल जानना चाहिए। राजकुमार जयचंद राजकुमारी से मिलने महल जाता है तो उसे सारी सच्चाई पता चलती है। राजकुमारी काजल, आपने बिना मेरी राय लिए, मेरे से बात किए बिना ये कैसे फैसला ले लिया कि मैं आपको पसंद नहीं करूंगा? मैंने तो आपसे अभी तक अपने मन की बात कही ही नहीं। राजकुमार जयचंद, इसीलिए आपसे ये बात नहीं की क्योंकि आप देखने में बहुत सुंदर हैं। आपको तो सुंदर राजकुमारियां अपने विवाह के लिए मिल जाएंगी, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैंने दूरी बना ली। राजकुमारी काजल, किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं? आपकी खूबसूरती मैंने देखी है, आप बहुत सुंदर हैं। आपका मन बहुत सुंदर है। व्यक्ति के रंग से उसकी सुंदरता की पहचान नहीं होती, उसके व्यवहार से होती है। आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ।
राजकुमार जयचंद के इतने शब्द बोलते ही राजकुमारी काजल का रंग बदलने लगता है और वो वापस अपने रूप में आ जाती है। ये देखकर जयचंद और काजल दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी राजा कृष्णदेव राय और रानी सोमलता काली परी के द्वारा दिए गए श्राप की पूरी बात उन्हें बताते हैं। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में राजकुमारी काजल का विवाह पड़ोसी देश के राजकुमार जयचंद के साथ धूमधाम से संपन्न हो जाता है और खुशी खुशी राजकुमारी काजल अपने ससुराल विदा हो जाती है।